जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और लास्ट क्लास जो हमने हिस्ट्री की थी उसमें हमने महाजनपद काल और मगध का उत्कर्ष देखा था, और उसी सीरीज में अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य क्या है, जो कि मगध में नंद वंश के बाद आता है। और कल का अगर क्लास आप लोगों ने किया होगा तो उसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि जो मगध है अब उसका एक उत्कर्ष कैसे हुआ, कैसे अलग अलग जो वंश आए, हर्यक वंश आया, नंद शिशुनाग वंश आया, नंद वंश आया, और नंद वंश के बाद जो मौर्य वंश है वो आता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य उसकी स्थापना करते हैं अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। और नंद वंश के अंतिम शासक जो धनानंद हैं उनकी हत्या करके ये शासन को स्थापित करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो मौर्य साम्राज्य है उसकी स्थापना अब कैसे होगी। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में एक हम इस वजह से इस पे अलग से बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो प्रमुख जो शासक हैं वो 3 प्रमुख शासक हैं, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सबसे महत्वपूर्ण इसमें सम्राट अशोक या अशोक मौर्य या अशोक कहा जाए तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इनके द्वारा किए गए जो कुछ काम हैं या इनके दौरान जो बौद्ध धर्म एक चरम पर पहुंचा उसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। और दूसरा कि इनका जो एक सामाजिक व्यवस्था थी या राज्य का करने का जो एक तरीका था वो अपने आप में एक अलग बना हुआ था। तो यहाँ पर जो मौर्य साम्राज्य है हम लोग इसी पर ही आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम एक मैप आप अगर देखें, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है कि ये जो मैप है इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये मौर्य साम्राज्य है टोटल जो अशोक के काल तक अंत में रहता है। ये कहा जाए कि मौर्य साम्राज्य जो आपके सामने अभी ये दिख रहा है, जो भी एक पिंक कलर से आपको दिख रहा है, ये क्या है कि पूरा मौर्य साम्राज्य है। यहाँ तक कि आप देख पा रहे हैं कि अफगानिस्तान तक इसकी सीमाएं, ईरान तक इसकी सीमाएं जो हैं पहुंची हुई हैं। और इसके साथ आप देख रहे हैं कि पूर्व में बंगाल तक इसकी सीमा होती है और दक्षिण में कर्नाटका के थोड़ा नॉर्थ तक, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दक्षिण में उस समय चेर, पांड्या, चोलाज, ये कुछ 3 प्रमुख शासक हुए सुदूर दक्षिण में, जो कि केरल और तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है वहां तक मौर्य की सीमाएं नहीं है। मौर्य की सीमाएं उनसे थोड़ा सा उत्तर में है, लेकिन लगभग पूरे भारत को एक अखंड भारत के रूप में स्थापित किया था मौर्य वंश ने। तो यहाँ पर हम लोग बात यही करेंगे कि जो मौर्य साम्राज्य है, सबसे पहले हम यही देखेंगे कि जो मौर्य साम्राज्य है कि इसके जो जानने के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई, जो इसका जो एक टाइमिंग है वो क्या है, हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक जो है मगध में शासन करती है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का शासन कब से कब तक रहता है, 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक जो है मगध में इनका रूल रहता है, शासन रहता है। तो इनके बारे में जो कुछ मौर्य वंश के बारे में जो कुछ स्रोत हैं, है ना, उसको हमें जानना होगा कि कहाँ से हमें इनकी जानकारी मिलती है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अपेक्षा इसके कि किसने किसको मार दिया, है ना, वो प्रश्न नहीं बनते। अब प्रश्न ये बनते हैं कि अगर अभिलेख है, कोई अभिलेख है किसका, अशोक का अभिलेख है, या बिंदुसार के बारे में किस अभिलेख में बताया गया है, या चंद्रगुप्त के बारे में कौन किस अभिलेख में बताया गया है। कहा जाए कि जो अकाल पड़ा चंद्रगुप्त के समय में तो उसमें जो राहत कार्य किया गया तो वो किस अभिलेख में हमें उल्लेख मिलता है उसके बारे में। तो ये चीज़ें जो हैं अक्सर महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मौर्य वंश की जानकारी के जो स्रोत हैं, जानकारी के क्या स्रोत, तो जानकारी के स्रोतों को हम वैसे मुख्य रूप से जो देखेंगे, जानेंगे, वो 3 रूपों में जानेंगे। एक जो एक साहित्यिक स्रोत हो सकते हैं, साहित्यिक स्रोत, एक जो हो सकते हैं वो विदेशी विवरण हो सकता है, विदेशी विवरण, यानी कि जो अलग अलग विदेशी आए, राजदूत आए, यूनानी राजदूत आए, उन्होंने कुछ किताबें लिखी या उन्होंने कुछ विवरण प्रस्तुत किए जिनसे हमें मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। ऐसे जो तीसरा हो सकता है वो पुरातात्विक हो सकता है, पुरातात्विक हो सकता है। पुरातात्विक स्रोत मतलब जैसे आहत सिक्के हैं, जैसे पंचमार्क कॉइन कहा जाता है, या अभिलेख है जो दीवारों पर लिखे गए कुछ, या फिर ताम्रपत्र हैं, ठीक है, या कुछ जो जैसे गिरनार का शिलालेख है, अभिलेख है, तो उन सब से जो है जानकारी हमें मिलती है। कुछ महल के जो स्रोत हैं तो वो पुरातात्विक स्रोतों में आ जाता है। तो साहित्यिक स्रोतों में हम मुख्य रूप से जो देखते हैं वो अर्थशास्त्र को देखते हैं, कि जो अर्थशास्त्र है साहित्यिक स्रोत में अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र, कौन सा, अर्थशास्त्र।
तो जो अर्थशास्त्र है वो महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसकी रचना हम देखते हैं कि किसने की थी, कौटिल्य ने की थी। इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ और महत्वपूर्ण या फिर कह सकते हैं जो साहित्य हैं, यानी कि जो किताबें हैं, जिसमें हम देखते हैं मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वो कौन है, विशाख दत्त है, विशाख दत्त। देखिए सारे प्रश्न बने हुए हैं, इन सब के लेखक पूछे गए हैं और किसमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस से तो कई बार प्रश्न पूछा ही गया है। अर्थशास्त्र जो किताब है ये मुख्य रूप से कोई अर्थशास्त्र या आप समझे कि इकोनॉमी की किताब है, तो इकोनॉमी की नहीं है। ये जो किताब है वो मौर्य वंश की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताता है, उसके विषय में ये किताब है। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखी है, मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त ने लिखी है। ऐसे ही अगर हम देखें तो कथा सरित सागर जो कि सोमदेव की रचना है, कथा सरित सागर, जो कथा सरित सागर है इसके रचनाकार कौन है, सोमदेव है। तो जो कथा सरित सागर है सोमदेव की रचना है, इसमें भी जो है हमें मौर्य वंश के विषय में और जानकारी मिलती है। इसके अलावा महाभाष्य जो पतंजलि की किताब है, पतंजलि जिसके लेखक हैं, महाभाष्य, इसके लेखक कौन है, पतंजलि हैं। तो जो इसके लेखक पतंजलि हैं, ठीक है, तो उसके बारे में यानी कि इन सभी एक तरीके से ऐसे ये साहित्यिक स्रोत हैं जिनसे हमें ये मौर्य वंश के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, जिनके बारे में हमें सुनने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ जैन और बौद्ध ग्रंथ भी हैं, जैन और बौद्ध ग्रंथ भी हैं। और ये जैन और बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं, जिसका हमने जिक्र भी कई बार किया होगा कि जैसे बौद्ध ग्रंथों को अगर हम लिख लें कि जैसे कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं, कौन कौन से बौद्ध ग्रंथ, इधर मैं लिख देता हूँ, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा कि बौद्ध ग्रंथ, ऐसे कौन से बौद्ध ग्रंथ हैं जिससे हमें जो है मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। जैसे दीपवंश, महावंश, महाबोधि वंश, ठीक है। ऐसे ही दिव्यवादन, तो ये कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं, 4 दीपवंश, महावंश, महाबोधि वंश, दिव्यवादन, जिनसे हमें क्या मिलता है, मौर्य वंश के बारे में जानने को मिलता है कि ये उस समय के जो शासन रहा होगा, साहित्यिक जो स्रोत है उसके बारे में कि कौन शासक कैसा रहा या उसका शासनकाल कैसा रहा। इसी तरीके से अगर हम जैन ग्रंथों की बात करें कि कौन से ऐसे जैन ग्रंथ हैं जिनसे हमें ये जानकारी मिलती है किसके बारे में, जो मौर्य वंश है उसके बारे में। तो मौर्य वंश में जो जैन ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं, कल्पसूत्र और प्रशिष्ट पर्वन मुख्य हैं, कल्पसूत्र और परिशिष्ट पर्वन। तो जब मैंने आपको जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स कराए थे तो मैंने इसमें इन दोनों के लेखकों का नाम बताया था। तो जल्दी से जो है आप लोग क्या कीजिए, कमेंट में इसका आंसर डाल दीजिए, कल्पसूत्र के लेखक कौन है और परिशिष्ट पर्वन के लेखक कौन है। हालांकि जो पहली बार देख रहे हैं उनको तो बता ही दूं, तो कल्पसूत्र किसने लिखी थी, भद्रबाहु ने, भद्रबाहु नाम से तो याद आ ही रहा होगा कौन है। और परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र ने, किसने, हेमचंद्र ने। तो ये 2 जैन ग्रंथ जो कि कल्पसूत्र और प्रशिष्ट पर्वन है, इससे भी हमें जो है मौर्य वंश के विषय में स्पष्ट रूप से और विशिष्ट जानकारियां कुछ प्राप्त होती है। इसके बाद अगर हम विदेशी विवरण की बात करें, कुछ जो विदेशी विवरण हैं वो कौन से विदेशी विवरण हैं, या कहा जाए कि कौन मुख्य रूप से ऐसे विदेशी रहे जिनसे हमें जो है ये जानकारी प्राप्त होती हैं उनके, या विदेशी जो भारत आए जिन्होंने ये जानकारियाँ दी, उसमें मुख्य रूप से जो चंद्रगुप्त के दरबार में आए या चंद्रगुप्त को जो है यूनानी शासक जस्टिस ने क्या कहा, सेंड्रोकोटस। सबसे पहले अगर हमें कोई विदेशी विवरण मिलता है तो एक यूनानी विवरण मिलता है जिसमें जस्टिन नाम का एक यूनानी लेखक है जिसने किसको, चंद्रगुप्त को क्या कहा है, सेंड्रोकोटस कहा है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, सेंड्रोकोटस। अब ये किसने पता लगाया
कि जो सेंड्रोकोटस है वो चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है। तो ये विलियम जोन्स नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट हुए। कौन? विलियम जोन्स। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इन सबको जो है ध्यान से सब लोग लिखते रहिएगा, है ना। अगर आप लोग लिखेंगे नहीं, ध्यान नहीं रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो जस्टिन नाम का एक जो यूनानी लेखक था, उसने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस के नाम से पुकारा, और सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त है, ये किसने कहा? विलियम जोन्स नाम के एक पुरातात्विकविद थे, उन्होंने इनके बारे में बताया। ऐसे ही अगर हम देखें, अगर कोई विदेशी विवरण हमें मिलता है तो एक व्यक्ति हुआ, कौन? मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज नाम का जो व्यक्ति है, ये कौन है? ये राजदूत है। किसका राजदूत है? यह राजदूत है सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर का, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत है। और इसकी एक जो किताब है वह है इंडिका। अक्सर पूछा जाता है पेपर में, इंडिका, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और पाटलिपुत्र के बारे में महत्वपूर्ण विवरण मिलता है, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अच्छा विवरण, बहुत ही महत्वपूर्ण विवरण जो है यहाँ पर प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ तक हम देखते हैं कि जो साहित्यिक स्रोत हैं वो कौन कौन से रहे, और जो विदेशी विवरण हैं जिसमें इंडिका है और जस्टिन्स के द्वारा कहा गया सेंड्रोकोटस है, विलियम जोन्स के द्वारा बताई गई बातें हैं, तो ये जो है विदेशी विवरण एक तरीके से प्रस्तुत होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो मौर्य साम्राज्य है उसकी स्थापना का जो एक कारण रहा या स्रोत रहा वो क्या क्या रहे, उस पर हम लोग जो है आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ तक जो नोट करने वाली बातें थी वो किताबें थीं, और किसने जो है सेंड्रोकोटस का, सेंड्रोकोटस किसका नाम है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है। ये क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं लेकिन ये पूछे जाते हैं, बड़े पैमाने पर पूछे जाते हैं। इंडिका के लेखक कौन है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य है इसकी स्थापना अब कैसे होती है। तो स्थापना के बारे में तो मैं आप लोगों के साथ कल डिस्कस कर ही चुका हूँ, पिछली क्लास में ही मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु ने धनानंद की हत्या की। किसने? कौन कौन लोग हैं? एक तो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, और एक है चाणक्य या इसको कौटिल्य, या इनको जो है विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने एक तरीके से कहा जाए मिलकर क्या किया, जो नंद वंश का शासक है, कौन है नंद वंश का शासक? धनानंद, उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी, और हत्या करके क्या किया? मौर्य वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की? मौर्य वंश की स्थापना की। तो अब हम देखते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना जो है यहाँ पर होती है। तो मौर्य वंश की स्थापना की गई किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। तो जो मौर्य शब्द आता है ना, अक्सर हमें सुनने को मिलता है, जो मौर्य है उसका कंसेप्ट ये कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त की माता थी उसका नाम था मूरा, और मूरा का जो संस्कृत वर्जन निकलता है मौर्य, है ना। तो इसीलिए जो है चंद्रगुप्त ने जो है अपने माता के नाम से जो है वो क्या किया कि मौर्य सरनेम को अपनाया। तो मूरा कौन थी? माता है। किसकी माता है? चंद्रगुप्त मौर्य की माता है, ठीक है। तो मूरा से ही जो है मौर्य शब्द की उत्पत्ति हुई ऐसा माना जाता है। और मौर्य वंश की अब जो है स्थापना की गई किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और उनके जो मार्गदर्शक थे उनके गुरु चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त कह सकते हैं। इनकी जो राजधानी इन्होंने रखी, अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ही रखा, क्योंकि बड़ा ही स्ट्रेटेजिक एरिया था, गंगा और सोन नदी के किनारे बसा हुआ था। मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बहुत ही अच्छे से डिटेल से समझाया है। अगर कल की क्लास आपने लोगों ने छोड़ दी है, नहीं की है हिस्ट्री की क्लास, महाजनपद काल और मगध का उत्कर्ष, तो मैं ये कहता हूँ कि आगे की कहानी जो है समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो मैं ये पहले यही कहूँगा कि कल की क्लास पहले पूरी कीजिए, कंप्लीट कीजिए, फिर उसके बाद आप लोग इस पर आइएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ डेली बने रहिए, रेगुलर बने रहेंगे तो आपको जो है बहुत अच्छी चीज़ें सुनने को, समझने को मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप क्लास को ब्रेक करते हैं या टाल देते हैं कि अरे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो फिर ये बर्डन बढ़ता ही चला जाएगा। तो उस चीज़ को नहीं करना है ना, तो आप लोग ध्यान रखिए अपनी इन बातों को। इसके बाद अगर हम देखें तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसको लेकर, इसकी वर्ण और जाति को लेकर जो है काफ़ी विवाद रहता है, ठीक है। तो इसमें वर्ण और जाति को लेकर अगर देखें तो जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, है ना, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो शूद्र है। क्या है? शूद्र है। लेकिन जो बौद्ध ग्रंथ हैं,
है ना, कुछ जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो कहते हैं कि यह क्षत्रिय है। यह कौन है? क्षत्रिय। देखिए ये माना भी जो है, मान्यता भी किसको दी जाती है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो क्षत्रिय था, वो क्षत्रिय ही थे। क्यों मान्यता दी जाती है? क्योंकि जो ये चाणक्य हैं, है ना, ये माना जाता है कि चाणक्य जो है वर्ण आश्रम में पूरा विश्वास करते थे, और उनको वर्ण आश्रम के अनुसार जब जो व्यक्ति पूरा विश्वास कर रहा है वर्ण आश्रम में, तो वर्ण आश्रम क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये 4 जो वर्ण बने हुए थे, तो उसमें क्षत्रिय ही राजा हो सकता है, तो वो ये विश्वास चाणक्य का रहा होगा। तो इस वजह से जो है जो बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि चाणक्य जो है चंद्रगुप्त जो है वो कौन रहे होंगे? क्षत्रिय रहे होंगे। तो ये बात जो है कहीं ना कहीं सत्य होती है, तो ज़्यादा प्रमाणिकता जो है बौद्ध ग्रंथों को यहाँ पर दी जाती है। इसके बाद हम लोग जो बात करने वाले हैं मौर्य वंश में, वो मौर्य वंश में हम बात करने वाले हैं 3 प्रमुख शासकों के बारे में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। तो जो मौर्य साम्राज्य है, इसमें जो 3 प्रमुख शासक होंगे वो कौन कौन होंगे, उसको अब हम लोग जो है थोड़ा सा देख लेते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। चलिए, तो मौर्य जो वंश है इसमें जो एक प्रमुख होंगे, एक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए क्लास को कंटिन्यू रखिए, पीछे जिन्होंने भी अभी क्लास नहीं की है उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आने वाली है, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। फिर उसके बाद आते हैं बिंदुसार, फिर उसके बाद आते हैं महान शासक अशोक। ठीक है, तो ये एक तरीके से कहा जाए कि ये 3 शासक ऐसे रहे जो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी रहे मौर्य वंश में, और इन्होंने भारत की जो सीमाएं हैं बहुत दूर दूर तक फैला दी। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनके काल में जब ये शासक बनते हैं और इन्होंने जो है अपनी सीमाओं को जो फैलाया, तो आपके सामने एक और मैप अभी आ रहा है। इस मैप में आप देखिए कि इस मैप में क्या दिखाया गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनकी जो सीमाएँ, इनके शासन की जो सीमाएँ हैं कहाँ तक पहुँची हुई है, जो साम्राज्य है इनका अगर देखा जाए तो ये मुख्य रूप से तो 322 ईसा पूर्व से 292 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं। ठीक है, इस दौरान इन्होंने अपने पूरे साम्राज्य को, मैप में आपको दिख रहा होगा, साम्राज्य को कहाँ तक? फारस तक पहुँचाया, पश्चिम में फारस तक, कहाँ तक? ईरान, फारस तक। ठीक है, पूर्व में जाएं तो पूर्व में बंगाल तक इन्होंने पहुंचाया। आपको मैप में अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि जहाँ पे वो पिंक कलर सा दिख रहा है आपको ना, तो वो कहाँ? बंगाल तक इन्होंने पहुंचाया। और कहा जाए कि दक्षिण में इन्होंने जो शासन है वो शासन कहाँ तक पहुंचाया? दक्षिण में कुछ नर्मदा नदी के आसपास या उससे दक्षिण में कहा जाए तो कर्नाटक की सीमा तक जो है ये पहुँचा देते हैं। उत्तर में कश्मीर तक जो है शासन पहुँचा हुआ है किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो आप मैप में आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि इनका जो साम्राज्य है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य, फारस, बंगाल, कश्मीर, इन सब क्षेत्रों तक पहुंचा हुआ है। इसके बाद इनके काल में एक युद्ध होता है जो काफ़ी फेमस हुआ है ना। जो युद्ध है वो युद्ध कौन सा काफ़ी फेमस होता है? जो इन्होंने एक यूनानी शासक, किसके साथ? यूनानी शासक है। यूनानी शासक कौन है इनके काल में? इस समय यूनानी शासक है सिकंदर तो जा चुका है इस समय तक। ठीक है, इस समय जो यूनानी शासक है वो कौन है? सेल्यूकस निकेटर। जो सेल्यूकस निकेटर जो है ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसके साथ युद्ध होता है, और युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में क्या होती है? संधि होती है। और इस संधि में क्या होता है कि सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी जो है कौन देता है? हाथी किसके पास है? हाथी हमारे पास ही है, मगध के पास हाथी बहुत ज़्यादा है। तो 500 हाथी जो है चंद्रगुप्त मौर्य संधि के अकॉर्डिंग किसको देते हैं? सेल्यूकस निकेटर को देते हैं। और इसी संधि में क्या होता है कि इसी संधि में चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हेलेना के साथ होता है। हेलेना कौन है? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री है। ठीक है, हेलेना के साथ विवाह होता है। तो इसका विवाह होता है तो एक तरीके से क्या हुआ कि एक सुरक्षा हो गई। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बिंबिसार ने क्या किए थे? वैवाहिक संबंध बनाए थे। तो उसी तरीके से यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया, ताकि आगे कभी युद्ध वगैरह की स्थिति ना आए। हमारे जो संबंध रहेंगे तो इससे जो है विवाह वगैरह में दिक्कत नहीं है, मतलब एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि युद्ध की स्थिति नहीं आएगी, तो उससे हम लोग बचे रहेंगे। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को क्या मिला? और दूसरा कि हेरात, कांधार, बलूचिस्तान, काबुल, हेरात, कांधार, बलूचिस्तान और काबुल,
ये जो क्षेत्र हैं, ये जो क्षेत्र हैं, ये सब आप लोग देख रहे हैं कि अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान वाले क्षेत्र हैं ये मुख्यतः। तो इनको जो है अब किसको दे दिया गया, ये आ गया चंद्रगुप्त मौर्य के पास। संधि के अनुसार अब ये चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया गया। ठीक है, हेलेना के साथ विवाह होना, और ये 4 जो प्रदेश हैं ये किसके पास आ गए, चंद्रगुप्त मगध साम्राज्य में मिल गए। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या दिए संधि के अकॉर्डिंग, सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए। तो ये प्रश्न जो है कई बार पूछा भी गया है। सेल्यूकस निकेटर ने अब इसके बाद अपना एक राजदूत भेजा, है ना, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया। जो राजदूत भेजा उसका नाम क्या है, मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज नाम का एक राजदूत जो है किसके दरबार में भेजा, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। ठीक है, जिसको पाली ब्रोथा, इसने जो है एक शब्द इस्तेमाल किया। क्या शब्द इस्तेमाल किया, पाली ब्रोथा। पाली ब्रोथा जो शब्द है इसने किसके लिए इस्तेमाल किया, पाटलिपुत्र के लिए, है ना। पाटलिपुत्र को ये क्या कहता था, पाली ब्रोथा कहता। तो अक्सर ये प्रश्न जो है पूछा भी गया है कि पाली ब्रोथा शब्द पाटलिपुत्र के लिए किसने इस्तेमाल किया, तो मेगास्थनीज ने इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर जो सारे जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, फैक्चुअल कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, और इन सबसे जो है क्वेश्चंस लगातार बने हुए हैं। तो आप लोग जो है ध्यान रखिए, है ना भैया, कोई ऐसे ना हो कि देखते देखते जो है स्किप करने लग रहा है कि एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा। तो भैया एंटरटेनमेंट का यहाँ पे क्लास नहीं होता है। यहाँ क्लास क्या होता है, नॉलेज का क्लास होता है। कितना नॉलेज है तुम्हारे अंदर, हम तुमको कितना नॉलेज दे सकते हैं, कितना ज्ञान तुम लोग ले सकते हो, तुम्हारी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है सारा कुछ। और देने के लिए हम तो बहुत कुछ दे देंगे, लेकिन कैपेसिटी है कि आप कितना ले सकते हैं। तो वही कैपेसिटी दिखा दीजिए हमको कि आप जो है बहुत कुछ हमसे सीख सकते हैं, जितना सीख सकते हैं सीखिए। तो वही चीज़ है, एंटरटेनमेंट का क्लास नहीं होगा यहाँ। ठीक है, कभी सोचे कि कुछ जोक को मारेंगे, कुछ कार्टूनपंती करेंगे, तो वो काम हमारे यहाँ नहीं होता है। हम केवल सिखाते हैं और बढ़िया से सिखाते हैं, और इतना बढ़िया सिखाते हैं कि एग्जाम जो है ऐसे फर करके निकाल देंगे, समझे। चलिए, तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनके बारे में अगर थोड़ा सा और देखें तो हम ये पाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो एक राज्य ऋषि के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में जाने जाते हैं, राज ऋषि के रूप में जाने जाते हैं। राज ऋषि किसे कहते हैं, राज ऋषि मतलब जो एक राजा भी है और अंदर से जो है एक साधु भी है ना, संत भी है। उसका प्रमाण कैसे मिलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो कौन थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, जैन धर्म के अनुयायी थे, और जैन धर्म के अनुयायी होने के नाते उन्होंने क्या किया कि अपने जीवन का जो अंतिम क्षण है उन्होंने जैन मत की परंपरा के अनुसार ही व्यतीत किया। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और जो हमें जानकारियां मिलती हैं वो कुछ अभिलेखों से भी हमें प्राप्त होती हैं। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल को जब जीता तो बंगाल विजय के बारे में, बंगाल विजय की अगर हम बात करें तो इसके बारे में एक अभिलेख में हमें पता चलता है, जो कि अभी वर्तमान के बांग्लादेश में स्थित है, जिसका नाम है महास्थान अभिलेख। क्या नाम है, महास्थान अभिलेख। तो महास्थान अभिलेख जो है अभी कहाँ है, अभी बांग्लादेश में है। तो बांग्लादेश में जो महास्थान अभिलेख है उसमें लिखा हुआ है बंगाल विजय के बारे में। और इसके साथ ही इसमें एक बात ये भी लिखी हुई है कि जो अकाल पड़ा था अशोक चंद्रगुप्त के टाइम में, तो उसने किस तरीके से मैनेज किया था उन चीज़ों के, राहत सामग्रियों को कैसे या राहत कार्यों को कैसे किया था। तो ऐसा एक और अभिलेख है जिसे हम कहते हैं सोहगोत्र का अभिलेख, सोहगोत्र अभिलेख। जो सोहगोत्र अभिलेख है ये अभी जो है वर्तमान में गोरखपुर में है। कहाँ है, गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो गोरखपुर में है ये, उत्तर प्रदेश में। इसमें इन दोनों में मुख्य रूप से, एक में तो बंगाल विजय की बात महास्थान अभिलेख में की गई है, लेकिन इन दोनों में जो है अकाल के समय अकाल के समय जो राहत कार्य किया उसके बारे में अभिलेख मिलता है। अकाल जो पड़ा था उसके सामने। ऐसे ही अगर हम देखें तो जो दक्षिण विजय यात्रा है इसकी, जो दक्षिण इसने विजय किया है ना, दक्षिण विजय के बारे में 2 तमिल ग्रंथ हैं, है ना। जो 2 तमिल ग्रंथ हैं, कौन कौन से 2 तमिल ग्रंथ हैं, एक आहनानूर एक तमिल ग्रंथ है। ऐसे ही एक तमिल ग्रंथ है मूर्नानूर।
तो ये दो ऐसे तमिल ग्रंथ हैं जिनमें हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने जो है दक्षिण भारत को भी जीता था। तो चंद्रगुप्त एक जैन अनुयायी है, राज ऋषि के रूप में जाना जाता है। राज ऋषि किसे कहते हैं, ये अक्सर प्रश्न पूछा गया है। राज ऋषि की उपाधि किसको प्राप्त है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त है। ये राजा है और साथ में एक ऋषि भी है, एक मुनि भी है, जो एक मुनि की तरह काम भी कर रहा है, यानी कि सभी की भलाई के लिए मेनली काम कर रहा है। जो युद्ध भी किए तो इसने युद्ध भी ऐसे किए थे कि ज़्यादा लोगों को हानि ना पहुँचे, ठीक है, आराम से युद्ध जीत लिया जाए, बातचीत से ही जीत लिया जाए, या फिर कहा जाए अगर युद्ध भी हो तो ज़्यादा लोगों को हानि ना पहुँचे। इस बात को चंद्रगुप्त मौर्य ने अच्छे से ध्यान में रखा था। और जो एक पावर थी, जो चाणक्य का जो एक अर्थशास्त्र है, उससे हमें ये पता भी चलता है कि एक राजा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास सारी पावर ही हो, ठीक है, उसके साथ साथ उस पर कुछ प्रतिबंध होने चाहिए। किस बात का प्रतिबंध होना चाहिए, आदर्श का प्रतिबंध होना चाहिए, नैतिकता का प्रतिबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर एक नैतिकता जो थी वो चंद्रगुप्त में अच्छे से दिखाई देती थी। जो राज ऋषि है, जो जैन धर्म से संबंध रखता है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से पता चलता है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके अलावा रुद्रदामन का एक जो अभिलेख है, उससे हमें क्या पता चलता है कि रुद्रदामन का अभिलेख, उससे ये रुद्रदामन में गिरनार का जो अभिलेख है, उससे हमें ये पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त है, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, फिर यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना, कि रुद्रदामन में गिरनार अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है, गिरनार अभिलेख है। और इस गिरनार अभिलेख में ये उल्लेख है कि सौराष्ट्र को, गुजरात का क्षेत्र है, सौराष्ट्र को चंद्रगुप्त ने जीता, ठीक है, इस बात को बताया गया है। और वहाँ पर उन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना एक राज्यपाल नियुक्त किया। राज्यपाल का नाम है पुष्यगुप्त। इससे बहुत प्रश्न बनता है। पुष्यगुप्त ने क्या किया, पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो इससे भैया प्रश्न बहुत उठता है। जो लोग रेगुलर कंपटीशन में रहते हैं, तैयारी करते हैं, उनको समझ में आ गया होगा कितना महत्वपूर्ण चीज़ मैंने बताया यहाँ पे, कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करा, पुष्यगुप्त ने। पुष्यगुप्त कौन था, राज्यपाल था सौराष्ट्र का, और किसने नियुक्त किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये वही सुदर्शन झील है, जब अशोक को राजा बनता है तो इसका पुनर्निर्माण करवाता है, पुनरुद्धार करवाता है। तो इसके साथ ही हम देखते हैं सुदर्शन झील का यहाँ पर निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज्यपाल हैं पुष्यगुप्त, उन्होंने करवाया। इसके साथ ही अगर हम एक कंसेप्ट और देख लें यहाँ पर, कि जो जैन धर्म है ना, जैन धर्म है, इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा जो थी वो किससे ली थी, भद्रबाहु से ली थी, भद्रबाहु से दीक्षा ली थी। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। और भद्रबाहु के साथ ये जो है अपने जीवन के अंतिम समय में कहाँ चले गए थे, श्रवणबेलगोला चले गए। कहाँ चले गए, श्रवणबेलगोला चले गए। श्रवणबेलगोला कहाँ है, ये मैं आप लोगों को पिछली कई जो भी हिस्ट्री क्लासें हुई है उसमें कई बार इसका जिक्र आ चुका है, कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में है। तो श्रवणबेलगोला चले गए और वहाँ पर इन्होंने जो है संथारा या संलेखना पद्धति से क्या किया, अपना जीवन त्याग दिया। संथारा और संलेखना पद्धति के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो को देख सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखी है, जिसमें मैंने जैन धर्म के दर्शन को समझाया है। चलिए, तो यहाँ तक हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने जीवन त्याग देते हैं 1992 ईसा पूर्व में, जो कि एक राज ऋषि के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इसी के साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहाँ, बिंदुसार के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो बात कर लेते हैं किसके बारे में, बिंदुसार के बारे में। तो बिंदुसार जो था वो एक नियतिवादी शासक के रूप में था, क्योंकि ये आजीवक संप्रदाय के बारे में भी, इसके बारे में जाना जाता है। तो इसका जो एक रूल रहा, शासन रहा, वो कब तक रहा, 298 ईसा पूर्व से 298। देखिए बीच का जो एक इतिहास है 292 वगैरह तक, या क्योंकि 298 में कहाँ चले जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य चले जाते हैं, फिर उसके बाद ये बन जाते हैं। तो 292 में तो चंद्रगुप्त मौर्य जी की मृत्यु हो जाती है, तो इसमें 273 ईसा पूर्व तक ये शासक बनते हैं, एक तरीके से शासक बने रहते हैं। अब बिंदुसार जो हैं, एक तो आजीवक फॉलोवर हैं, आजीवक संप्रदाय के फॉलोवर हैं। आजीवक संप्रदाय जो है वो नियतिवादी है,
नियतिवादी संप्रदाय है। नियतिवादी संप्रदाय मतलब कि जो भाग्य में लिखा है वो मिल ही जाएगा और ज़्यादा संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा आजीवक संप्रदाय का मानना था। आजीवक संप्रदाय के जो जनक हैं वो कौन है? मक्खली गोशाल। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन कई बार पुटअप होते हैं। चलिए, बिंदुसार जो कि अमित्र घात के नाम से भी जाने जाते हैं। किस नाम से? अमित्र घात। अमित्र घात यानी कि शत्रुओं का नाशक, शत्रु विनाशक, शत्रु विनाशक, शत्रु विनाशक के नाम से जाने जाते हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो वायु पुराण में इन्हें भद्रसार के नाम से भी जाना गया है। भद्रसार कहा गया है किसे? बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। जैन ग्रंथों में सिंहसेन के नाम से जाना गया है। जैन ग्रंथों में किस नाम से? सिंह सेन के नाम से इन्हें जाना गया है। तो अमित्र घात वायु पुराण में भद्रसार और जैन ग्रंथों में सिंहसेन के नाम से इनको जाना गया है। एक तरीके से देखा जाए तो एक यूनानी लेखक है जिसका नाम है स्ट्रैबो। तो स्ट्रैबो के अनुसार ये था कि एक सीरिया का शासक जो है, स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया का जो एक शासक है उसने अपने एक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा जिसका नाम है एंटियोकस जो है नाम है किसका? एंटियोकस नाम है। किसका नाम है? एंटियोकस। बिंदुसार के दरबार में आए सीरिया के शासक का नाम एंटियोकस है। तो वो ये एंटियोकस प्रथम आता है राजदूत के रूप में। माफ़ कीजिएगा, एंटियोकस जो है वो सीरिया के शासक का नाम है। एंटियोकस जो है, एंटियोकस प्रथम जो है वो सीरिया के शासक का नाम है। इसके जो राजदूत का नाम है वो डायमेकस है। राजदूत का नाम क्या है? डायमेकस। डायमेकस किसका नाम है? जो राजदूत है उसका। और एंटियोकस जो है सीरिया के शासक का नाम है। इसके दरबार में आता है। एक दिन बिंदुसार जो है इनसे 3 चीज़ें मांगता है एक पत्र में, कि सूखी अंजीर और अंगूर की मदिरा यानी अंगूर की जो शराब है और एक दार्शनिक। तो जो एंटियोकस प्रथम है वो क्या करता है कि सूखी अंजीर और अंगूर की जो मुद्रा है वो अंगूर की जो मदिरा है, जो शराब है, वो तो भेज देता है, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजता है। वो ये कहता है उसके बदले में कि हमारे यहाँ यानी कि यूनानी जो विधि है, यूनानी जो कानून है, उसमें दार्शनिक जो होते हैं वो बिक्री के लिए नहीं होते, यानी कि भेजने खरीदने के लिए नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर देखा गया। और एक तरीके से एंटियोकस प्रथम जो कहाँ का शासक है ये ध्यान रखिएगा, सीरिया का शासक है। और डायमेकस कौन है? राजदूत है, जो कि कहाँ आता है? इसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में। तो इसके नाम बेसिकली याद रखिएगा कि इनके नाम क्या क्या, अमित्र घात किसे कहा गया, कई बार प्रश्न पूछा गया है, नियतिवादी कौन थे, मक्खली गोशाल, इत्यादि इत्यादि। तो इन चीज़ों के बारे में इसमें स्पष्ट करके पूछा गया है। तो बाद में अब जो आते हैं इनके बाद वो अशोक आते हैं। तो अशोक को लेकर जो अब हम बात करेंगे वो अगली क्लास में करेंगे, डिटेल में करेंगे। और क्योंकि अशोक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है, इसके अभिलेखों को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, उसको भी हम लोग जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि, और इसके साथ साथ इसकी जो नीतियाँ रहीं, कौन कौन से युद्ध रहे, किस अभिलेख में इसके बारे में क्या चीज़ें कहीं, कई प्रश्न जो हैं अशोक से उठते हैं। तो मैं यहाँ तक समझता हूँ कि जो एक कंसेप्ट है मौर्य साम्राज्य की स्थापना का, मौर्य साम्राज्य के उद्भव का, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगली बार हम बात करेंगे अशोक के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक है मौर्य साम्राज्य का और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम का। तो चलिए इसके साथ ही मिलते हैं अगली क्लास में। यहाँ तक वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।